बुखार से बदन तप रहा था, बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही। तभी डोरबेल बजी। इस समय कौन आ सकता है? उठने की ताकत भी नहीं बची थी। दरवाज़ा कैसे खोलें? दोपहर को 2 बज रहे थे। बगल में ही बैठे 8 साल के बेटे को बोला, बेटा देखना दरवाजे पर कौन है। बेटे ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ननद मधु अपने देवर के साथ खड़ी थी और बेटे से पूछा, बेटा मम्मा कहाँ है? बेटे ने बोला, मम्मी सो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ननद रानी दरवाजे से ही चिल्लाने लगी, अरे उठोगी भाई, तुम्हारा देवर आया है। मधु की आवाज़ सुनते ही मैं झल्ला उठी। इन्हें भी आज ही आना था। हर दूसरे दिन चली आती हैं, पास में ही रहती हैं, 2 बिल्डिंग छोड़ के। उनके घर में जब भी कोई आ जाए, कोई मेहमान आ जाए या उनकी ससुराल से कोई आ जाए, तो उसे अपने यहाँ खाना बनाकर खिलाने की बजाय मेरे यहाँ लेकर चली आती हैं और फिर मैं पूरे दिन उनके मेहमान की सेवा करती हूँ। आज भी इनका देवर गांव से आया था और ये उसे अपने घर ले जाने की बजाय सीधे मेरे यहाँ लेकर आ गईं। अब चाय, पानी, खाना, नाश्ता सब मेरी जिम्मेदारी। लेकिन आज तो मेरी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। शरीर जैसे जवाब दे रहा था। बुखार से बदन तप रहा था और ठंड की वजह से पूरा शरीर कांप रहा था। आंखें तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मधु अपने देवर को लेकर सीधा बेडरूम में घुस गई और मेरे बेड पर बैठते हुए बोली, उठोगी भी? पानी पिलाओ। कंबल ओढ़े ही मैं उठ के बैठ गई, लेकिन आंख लगातार बंद हो रही थी। जब काफ़ी देर तक उठने की कोशिश करती रही और उठ नहीं पाई तो बेटे को बोला, बेटा जाकर फ्रिज खोल के मिठाई और पानी की बोतल ला दो। छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, कितना काम करेगा। मैंने मधु से कहा, दीदी मेरी आंख नहीं खुल रही है, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा। इसके बावजूद भी वो उठ के अपने देवर को 1 गिलास पानी भी नहीं दी और चुपचाप बैठी रही। 8 साल का मासूम सा बच्चा पानी लाकर देता है। उसे लगा कि मेहमान तो बस अंकल हैं, बुआ तो हमारे घर की है, तो वो 1 गिलास पानी ले जाकर मधु के देवर को पकड़ा देता है। मधु बच्चे को काम करता देख भी नहीं उठी, तो हिम्मत करके मैं किचन में गई, 2 कप चाय चढ़ा दी और वहीं दीवार के सहारे खड़ी रही। सर दर्द से फटा जा रहा था, टांगें कांप रही थी। जैसे ही चाय लेकर गई, मधु ने कहा, भाभी इन्होंने खाना भी नहीं खाया है, इनके लिए कुछ खाना बना दो अच्छा सा। अंदर से तो मुझे बहुत चिढ़ आई, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। मैंने एक बार फिर बोला, दीदी मैं खड़ी नहीं हो पा रही, एक काम करती हूँ, सब्जी पड़ी है, मैं नमकीन वाली पूड़ियाँ बना लेती हूँ और दही भी है, तो हो जाएगा ना। इतना सुनते ही मधु ने कहा, हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई नहीं, आज के दिन इतना ही रहने दो। लेकिन एक बार भी मधु ने नहीं कहा कि भाभी अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप रहने दो, मैं खुद बना देती हूँ। चाय देने के बाद सहारे से खड़े होकर मैंने आटा गूँथा और कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर पूड़ियाँ भी तलूँ, एक एक पूड़ियाँ गरम गरम ले जाकर खिला सकूँ। ऐसे भाग दौड़ करके खाना खिलाने वाली हालत नहीं थी मेरी। इसलिए मैंने मधु को बोला, दीदी आप बस एक साइड से पूड़ी बना दो, दूसरी ओर से मैं तल लेती हूँ, साथ में ही सलाद भी काट लूँगी और खाना भी निकाल के दे देती हूँ। उस समय तो मधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा कहना मेरे लिए बहुत भारी हो गया था। मधु पूड़ी बना रही और मैं दूसरी ओर से पूड़ियाँ तलते हुए खाना निकाल कर गर्मा गर्म एक एक पूड़ियाँ निकाल के मधु के देवर को खिलाती गई। इसके बाद जब मैंने मधु के लिए खाना निकाला तो मधु ने खाने से साफ मना कर दिया। मुझे पता नहीं था कि आखिर मधु खाने से मना क्यों कर रही। मधु के मन में क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मधु ने खाना नहीं खाया और वो अपने देवर को लेके चली गई। मैं इस समय इस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ कहूँ या पूछूं, और ना ही उसकी हरकतों से मुझे ऐसा लगा कि उसके मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है। घर जाने के करीब 1 घंटे बाद ही माँ जी का फ़ोन आता है। माँ जी मुझे गुस्से से कहती हैं, बहू ये क्या किया तुमने मधु के साथ? मैं हैरान थी, क्या किया मैंने? मैं तो खुद बोलने की हालत में नहीं हूँ। तब तक मैं मधु के साथ क्या कर दी? और अभी तो अच्छा खासा मधु यहाँ से गई है, फिर क्या हो गया?
मैंने माँ जी से पूछा, माँ जी क्या हुआ है? माँ जी ने बताया कि मधु का फ़ोन आया था और वो कह रही कि तुम्हारे यहाँ अपने देवर को लेके गई थी और तुमने उसकी सेवा नहीं की, ऊपर से तुमने उससे पूड़ियाँ बनवाई। माँ जी की बात सुन मुझे धक्का लगा। हैरान थी मैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, शरीर बुखार से तप रहा था, मैं उठने की स्थिति में भी नहीं थी और यहाँ पर 10 पूड़ियाँ बनाने पर मेरी इतनी बेइज्जती। यहाँ से जाते ही तुरंत माँ जी को फ़ोन करके सारी बात बता दी। मधु की ये शुरू से आदत थी, वो हर किसी में कमी निकालती थी। अगर उसने माँ जी को कहा है तो पक्का अब वो पूरे रिश्तेदारों में भी बात फैला देगी। मैं तो बहू हूँ, किस किस को सफाई देती फिरूंगी। शाम को जब मेरे पति घर आए, मैंने उन्हें सारी बातें बताई। मेरे बताने से पहले ही माँ जी और मधु दोनों ने ही फ़ोन करके उनके कान भर दिए थे। मेरे पति घर आकर मुझसे सारी बात पूछी। उन्हें मधु की आदत अच्छे से पता थी। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जान पहचान वाला ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर मधु ने मेरी बेइज्जती नहीं की हो, मेरी शिकायत नहीं की हो। छोटी छोटी बातों में वो मेरी इतनी कमियाँ निकालती, यहाँ तक कि मेरे खाने पर भी नज़र रखती थी। मैं 2 रोटी खा रही, 4 रोटी खा रही, एक एक रोटी गिनती थी और पीठ पीछे फ़ोन पर कहती कि इतना खाती है, जाने भगवान कैसे पचा लेती है। हमसे तो इतना खाना खाया ही ना जाए, ना ही पचाया जाए। इतना सब कुछ सुनने के बाद उस दिन से मैं मधु के सामने खाना खाना ही बंद कर दिया। मधु की हरकतें जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से बर्दाश्त किए जा रही, लेकिन आज तो मधु ने हद कर दिया। मतलब इतना नीचे गिर गई कि उसे किसी की बीमारी से भी कोई मतलब नहीं है, किसी के दुख, किसी की तकलीफ़ से भी कोई मतलब नहीं। क्या मैं बहू हूँ तो मुझे बीमार होने का हक नहीं है? मैं बीमार नहीं हो सकती, मैं बस मशीन की तरह काम कर सकती हूँ। मधु ने मुझे चारों ओर बेइज्जत कर दिया था। ऐसा किसी को नहीं छोड़ा था जहाँ उसने मेरी शिकायत नहीं की हो। मैं ऐसे इंसान के आसपास रहूँगी तो पागल हो जाऊँगी, मेरी इज्जत जाएगी सो अलग ही। ये सोचकर उसी दिन मैंने अपने पति से कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप कहीं और घर ले लीजिए, हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं सपने में भी मधु के आसपास नहीं रहूँगी, नहीं तो वो अपने नीचे गिरी हुई सोच से मुझे इतना बेइज्जत कर देगी कि मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊँगी। और अंत में मधु को बिना बताए हमने वो जगह, वो घर छोड़ बहुत दूर शिफ्ट हो गए, जहाँ कम से कम हर पल मुझे मधु का डर तो नहीं रहेगा, मेरी इज्जत तो सही सलामत बची रहेगी। ससुराल में मैं सबको मुंह दिखाने के लायक तो बची रहूँगी। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।